हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जुलाई 17। ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैंने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, आपके सामने रखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला बात ये है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे कि जो आप पीडीएफ आप देख रहे हैं ना सामने, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो इसका लिंक कहाँ मिलेगा फिर? तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पिन कर दिया जाता है। जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं आप लोग क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। और इस न्यूज़पेपर का फ़ायदा ये है कि ये जो पीडीएफ जो आप देख रहे हैं ना, तो अननेसेसरी न्यूज़ है जो कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं है या संबंधित नहीं है, उसको यहाँ पे दरकिनार कर दिया गया है। इससे क्या होगा, आपका समय का बचत होगा और आपको ज़्यादा टॉपिक को ढूँढना नहीं पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट है आपको हम दिखाएँगे यहाँ पे कौन-कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अभी देख रहे हैं ना हमारे जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों ने जो हमला कर रहा है, जिससे हमारे जवान जो शहीद हो जा रहे हैं, एक कैप्टन है, ये नायक है, हमारे ये सिपाही हैं, शहीद हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस बन रहा है हमारी सेना के लिए, अम, हमारी सरकार के लिए। तो यहाँ पे जो है जगह याद रखिएगा, डोडा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हालाँकि पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आंतरिक चुनौती के रूप में, ठीक है, मैंने कल भी ज़िक्र किया था, आंतरिक जो चैलेंजेस होता है भारत सरकार के सामने क्या-क्या है। यहाँ पे आप आतंकवाद लिखोगे, ठीक है, आतंकवाद, और आतंकवाद के बारे में जब इलैबोरेट करना होगा, 4-5 पॉइंट लिखना होगा वहाँ पे, तो आप यही घटना के बारे में यहाँ ज़िक्र करेंगे। साथ ही यहाँ पे उग्रवादी घटना, ठीक है, उग्रवादी उग्रवादी हो गया। और फिर आपको कौन सा हो गया, नक्सलवाद, नक्सलवाद, ठीक है। फिर सीमा विवाद जो होता है हमारे राज्यों के बीच में, जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में जो सीमा विवाद है, ये सब आंतरिक चैलेंजेस के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा कि सरकार के सामने क्या-क्या चैलेंजेस हैं। इससे निपटने के लिए सरकार जो प्रयास करती है, संवाद का माध्यम करती है, ठीक है। यहाँ पे फंड देती है सरकार, डेवलपमेंट का कार्य करती है। ठीक है, तो ये था। फिर यहाँ पर देख लीजिए योग। यहाँ पे जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना, तो योग का महत्व यहाँ पे बात किया गया है। योगा दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 21 जून को मनाते हैं ना। इस बार का थीम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। इस बार का थीम योग का क्या है 2024 का? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताइएगा। योग का महत्व के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो अर्थराइटिस होता है ना, इसको बोलते हैं आरए, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आरए। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रोमेटोइड अर्थराइटिस। ठीक है, तो इस समस्या से निपटने के लिए ना योग जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे रोल अदा करता है। क्लियर है? तो ये ऐसा जो है शोध के माध्यम से पता चला है। तो आप याद रखिएगा, योग जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, ये तो मानसिक और शारीरिक दोनों जो है, दोनों को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो योग का जो है 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और ये भारत का ही प्रयास है। 2015 में इसको जो है यूएनओ ने माना था। ठीक है, भारत के प्रयास से ही। और इस बार का थीम आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। क्वेश्चन मेंस में आएगा कि योग से आप क्या समझते हैं, योग का महत्व बताना है। योग का महत्व आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताना है, अर्थराइटिस जैसे बीमारियों से इलाज में आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यमुना नदी को लेकर। देखिए यमुना नदी पता ही है दिल्ली में है, और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है क्योंकि ये यहाँ पे जो प्रदूषण है ना काफ़ी बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन पूछता कैसे है, तो यमुना नदी याद रखिए, यमुना नदी किसका सहायक नदी है? यमुना जो नदी है वो किसका सहायक नदी है? वह गंगा की सहायक नदी है। और सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी जो सहायक नदी है ना गंगा की, वो यमुना ही है। याद रखिएगा। यहाँ पे एक टर्म आ गया है बीओडी। क्वेश्चन पूछता है, साइंस टेक वाला जो ऑप्शन क्वेश्चन है ना, वहां से पूछता है इसको, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मात्रा और टीएसएस याद रखिएगा। ये दोनों का मात्रा अगर पानी में ज़्यादा है ना, तो पानी क्या है? पॉल्यूशन है, प्रदूषित है, याद रखिएगा। तो बीओडी जो है ना एक मापन, मेजरमेंट करता है कि उसमें जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना कर रहा है। अगर वो 10 मिलीग्राम से प्रति लीटर से अधिक अगर हो गया, तो समझिए वो प्रदूषित पानी के अंतर्गत आता है, और यमुना इसी कारण से न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ये क्वेश्चन पूछा गया आपको बीपीएससी में। फिर आइए यहाँ पे, देखिए अभी क्या हुआ, पायलट हैं, ठीक है, तो पायलट जो है, पायलट पता ही है जहाज को क्या करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने फैसला जो डिसीजन लिया कि पायलट के द्वारा जो शराब वगैरह का जो सेवन होता है ना, अगर इस तरह का कृत्य करता है ना, तो सही नहीं है, और यात्रियों की सुरक्षा के साथ समझौता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो पायलट को लेकर यहाँ पे जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे सख्त निर्देश दिया और इस पर कार्रवाई होगा। तो कुल मिलाकर जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा ना, तो ब्रीथ एनालाइजर, ये जो आप देख रहे हैं ना, आप ट्रैफिक पुलिस को भी पास भी देखते होंगे, तो वो लोग जो ड्राइविंग करते हैं कार और बाइक वाले, जो आम नागरिक, तो उनको चेक करते हैं कहीं ये शराब पी के तो गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो उसके लिए उनके पास होता है ब्रेथ एनालाइजर। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी में पूछा गया है
कि ब्रेथ एनालाइजर जो काम करता है, जिस मैकेनिज्म में काम करता है, उसमें कौन सा जो है आपका रिएक्शन होता है। देखिए इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखिएगा H2SO4 होता है, और साथ में होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा। और ये पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम में चला जाता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, और वीडियो भी इस पर हम लोग बना देते हैं, जो आप देख ही रहे रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे महंगाई को लेकर बात किया गया इस आर्टिकल में, महंगाई को लेकर। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, खुदरा महंगाई और थोक महंगाई दोनों बढ़ रहा है। तो जब खुदरा महंगाई बढ़ता है ना, इससे जो जो गरीब लोग होते हैं, क्योंकि 30% मतलब आधे से अधिक जो है हमारे देश में गरीब पॉपुलेशन सर्वाइव करते हैं, गरीब और जो मिडिल इनकम वाले जो फैमिली जो वर्ग होते हैं, मिडिल इनकम वाले, तो वो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं खुदरा महंगाई के कारण। तो देखिए महंगाई को लेकर अगर हम बात करें, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार और आरबीआई दोनों प्रयास करती है। आरबीआई और सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट दोनों प्रयास करती है। आरबीआई जिस नीति को बनाती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट जिस नीति को बनाता है उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत सीआरआर, एसएलआर, मार्केट ओपन ऑपरेशन, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, बैंक रेट हो गया, इन तमाम रेट को बढ़ा देती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स वगैरह को बढ़ाती है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको क्या करती है, कम करती है। ये तमाम जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में, ठीक है। साथ ही आपको बता दें, जब भी सब्जियों का दाम बढ़ रहा है, तो उसके लिए जो है ना कहीं जो मौसम का जो अनुकूलता है वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि मौसम भी बेरुखी होती जा रही है। जब मन कर रहा था बारिश हो रहा है, ठीक है, अनिश्चितता हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस दिशा में फसलों को सुरक्षित रखने के लिए हमें भंडारण का व्यवस्था करना होगा, ठीक है, शीतगृह का व्यवस्था करना होगा, इसको कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। साथ ही यहाँ पे क्या करना होगा, अपनी क्षमता को यहाँ पे बढ़ाना होगा, ताकि हम अपने जो फसलों को सही से सुरक्षित रख सकें और ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज कर सकें। कुल मिलाकर यहाँ पे आतंकवाद को लेकर डिस्कस किया गया कि अचानक जो है 2-3 साल पहले तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर तो ठीक था लॉ एंड ऑर्डर, अचानक इतना घटना कैसे घट जा रहा है आतंकवाद का। तो देखिए आतंकवादी जो लोग हैं ना, जो हमारे सीमा के पास हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनका ये जो है संरक्षण दिया जा रहा है उनके द्वारा। तो आपको बता दें, ये जो क्या कर रहे हैं, जो आतंकवादी होते हैं ना, वो पहले भारत में घुसपैठ करते हैं, ठीक है, और 3-4 साल यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, आम नागरिक की तरह आपके और हमारी तरह घुल मिल जाते हैं। आम जो वहाँ के नागरिक हैं उनके साथ घुल मिल जाते हैं, ठीक है। जब उनको मैसेज मिलता है सीमा पार से कि चलो तुम अब आतंकवादी घटना करो, ठीक है, तुम अब कृत करो, तब ये लोग जो है एक्टिव हो जाते हैं। अब ऐसे में सेना जो कैसे पहचान पाएगी, क्योंकि वहाँ पे नागरिक की तरह ही ये लोग दिख रहे हैं, नागरिक की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं, नागरिक की तरह ही बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे इस लोगों से घुल मिल जाते हैं, तो लोग सपोर्ट भी कर देते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे में जो है सेना के सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस बनता है। इसी मेथड को पता क्या बोल रहा है, संरक्षण और समेकन, ठीक है, संरक्षण और समेकन जो है यहाँ पे पॉलिसी बोला जा रहा है, तो आतंकवादी इसको अपना रहे हैं। पहले तो घुसपैठ करवा दो वहाँ पे भारत में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में 3-4 साल वहाँ पर रहने दो, आम नागरिक की तरह काम करेगा, खाएगा, सोएगा, ठीक है। ऐसे करते करते जब उसको यहाँ से बाहर से जब मैसेज मिलता है ना, जो इनके आतंकवादी जो सरगना है, तब ये लोग क्या करते हैं, घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में सेना को पहचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि सेना जो है प्रयास कर रही है, ठीक है, कि हम इस तमाम चीज़ों को जल्द से जल्द निपटे। चलिए, नदी का जीवन, देखिए यहाँ पे नदी के महत्व के बारे में बात किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें, गंगा नदी के बारे में बात किया गया है। तो गंगा नदी का जो है इंपॉर्टेंस, जो महत्व की अगर हम लोग बात करें, ये कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता को क्या करता है, पोषण करता है। सभ्यता को क्या करता है, पोषण करता है। यहाँ पे इसके आर्थिक लाभ है ना, मछली पालन हो गया, ठीक है, टूरिस्ट को आकर्षित करना हो गया, सामाजिक लाभ है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारे कई सभ्यता, हमारे कल्चर को फलता फूलता है, तो ये सब लाभ है हमारे। और ये गंगा नदी जो है ना कहीं 12 करोड़ लोगों को क्या करती है, रोजगार देती है लगभग, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें, ये खाद्य सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंस है। तो ये इंपॉर्टेंस है, गंगा नदी जो गंदा हो जा रहा है ना, पॉल्यूशन हो जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक, अर्बनाइजेशन हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, बढ़ रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे खेती में जो केमिकल वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना, फर्टिलाइज़र वगैरह, उसका ज़्यादा यूज़ हो जा रहा है। इन तमाम कारणों से क्या हो रहा है, हमारा जो इंडस्ट्री से जो वेस्टेज निकलता है वो हमारे नदियों में छोड़ा जा रहा है। साथ ही जो जैसे आप देखोगे, पूजा पाठ के नाम पे जो कचरा को हम नदियों में फेंक दिया जाता है ना, शवों का उस पर दहन कर दिया जाता है, फूल वगैरह फेंक दिए जाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन जो है घट रहा है, मतलब पॉल्यूशन जो है बढ़ जा रहा है, तो सही नहीं है। सरकार ने इसे निपटने के लिए नमामि गंगे योजना, ठीक है,
प्रयास में क्या लिखेगा, फ्लो चार्ट बनाइएगा। नमामि गंगे परियोजना बनाया है, साथ में और भी है राष्ट्रीय नदी संरक्षण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण, फिर है रिवर फ्रंट योजना, रिवर फ्रंट योजना, ये सब सरकार के प्रयास हैं, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के कारण से जो है हमारे जो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो काफ़ी उफान पर है, आप देख रहे हो ना कैसे आपदा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ध्यान रखने वाली बात है। तो नदी का इंपॉर्टेंस के बारे में इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। मैंने आपको बता दिया शॉर्ट फॉर्म में कि गंगा नदी का इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, गंगा नदी क्यों यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसके पीछे क्या क्या कारण ये बता दिया, सरकार ने क्या क्या प्रयास किया इससे निपटने के लिए, ठीक है। चलिए अभी देखिए हरियाणा में मुसलमानों के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं देंगे अमित शाह, ये हमारे होम मिनिस्टर है। देखिए तो जब इस आर्टिकल को पढ़ा मैंने ना, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीज क्वेश्चन पूछेगा, ओबीसी से जुड़ा हुआ, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, दो कमिटी याद रखिएगा, एक था कालेकर, ये देखिए कालेलकर, पूछेगा एग्जाम में कि कालेलकर जो कमिटी है ना किससे जुड़ा हुआ, तो ओबीसी से। एक और कमिटी है मंडल आयोग, मंडल आयोग, मंडल आयोग किसके कार्यकाल में लागू किया गया था, राजीव गांधी, और सबसे पहले बनाया कब गया था, 1980 में इंदिरा गांधी। तो उस समय जो है इसको नकार दी थी इंदिरा गांधी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, राजीव गांधी ने इनको जो लेके आए फिर, लेकिन 1990 में, ठीक है। ये दो कमिटी हो गया। यहाँ पे क्रीमी लेयर आपको बताते हैं क्रीमी लेयर क्या होता है। देखिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, आप फॉर्म भरते होंगे ना, तो वहाँ पे जो भी ओबीसी जो कैंडिडेट होंगे तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो आते हैं ना उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, याद रखिएगा। जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। जिनका इनकम, ठीक है, फैमिली इनकम अगर बात किया जाए 8 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। जिनका सैलरी 8 लाख से कम है वो जो है नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर। तो आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको 8 लाख से कम होना है। अभी ये पूजा हेडकर का आपने नाम सुना है ना, जो कि महाराष्ट्र में प्रोविजनरी पीरियड में आईएएस अधिकारी थे, ठीक है। तो वो जो है ना ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए हैं वो, तो फर्जी सर्टिफिकेट के कारण न्यूज़ में काफ़ी है, क्योंकि उनका पर्सनली इनकम देखा जाए तो 17 करोड़ रुपया है, ठीक है। तो आप फिर ओबीसी कैसे सर्टिफिकेट बना लिए, इसको लेकर भी जांच वगैरह चल रहा है। तो मसूरी से जो लेटर आया है उनको बुला लिया गया है कि आप जो है ट्रेनिंग मत कीजिए, आप सीधा आइए मसूरी, वहाँ पे आपसे थोड़ा इंक्वायरी वगैरह करना है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्रीमी लेयर मतलब क्या होता है, जो 8 लाख से अधिक इनकम है तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और ऐसा ही प्रोविजन जो ना एसटी एससी में भी लाने की बात की जा रही है, क्योंकि एसटी एससी में ऐसे समुदाय है ना जिनको आरक्षण का बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जिनके दादा पापा, ठीक है, जो आईएएस आईपीएस रह चुके हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो जो पिछड़ चुके हैं तो उनको भी तो लाभ मिलना चाहिए ना। इसलिए जैसे ओबीसी में क्या है, बहुत सारे कम्युनिटी ऐसे हैं ओबीसी में जो कि अच्छे खासे पायदान पे हैं, मतलब अच्छे खासे वो क्या बोलते हैं पद पे हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। उनके लिए क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लाया गया है, इसी करके आप जो है एससी एसटी में लाने की जो है विचार चल रहा है, ठीक है। चलिए कुल मिलाकर यहाँ पे दो याद रखिएगा, मंडल आयोग और यहाँ पे आपका काका कालेलकर आयोग है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको बता दें हरियाणा के बारे में हम लिखा हुआ है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है सेना में जो भर्ती होते हैं हरियाणा से ही, सबसे ज़्यादा जो प्लेयर हैं स्पोर्ट्स पर्सन वो भी हरियाणा से ही आते हैं, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा अन्न का उत्पादन भी हरियाणा से ही होता है। तो ये 3-4 चीज़ याद रखिएगा हरियाणा के बारे में। इसी तरह की क्वेश्चन मेंस में पूछेगा तो आप यहाँ पे कोटेशन कर सकते हैं। देखिए हलवा सेरेमनी क्या होता है, जब बजट बनता है ना हमारा, जब बजट बनेगा उससे पहले हलवा सेरेमनी होता है। ये क्या होता है हलवा सेरेमनी, जो भी अधिकारी हैं, जो फाइनेंस से जुड़े हुए अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनको जो है ना अलग कर दिया जाता है, ठीक है। जब तक बजट पेश नहीं होता आप अलग रहोगे ताकि लीकेज ना हो। जैसे देख रहे हैं एग्जाम का पेपर कैसा लीकेज हो जा रहा है, जो भी प्रेस वगैरह में छप रहा है, ट्रांसपोर्टेशन होता है क्वेश्चन पेपर इधर से उधर, तो उस समय जो है लीक कर जाता है। तो इस तरह का बजट हमारा लीक नहीं हो, अगर लीक हो जाएगा बजट तो समझ रहे ना बहुत बड़ा हमारे अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है कि जब तक बजट पेश नहीं होगा तब तक आप अलग रहोगे, सारे फोन उन सारे जब्त कर लिया जाता है, बस आपको काम करना है और निगरानी में रखा जाएगा इनको, ठीक है। तो हलवा सेरेमनी जो है, देखिए कढ़ाई में हलवा है, खाएंगे और ये लोग सब अलग हो जाएंगे, है ना, अपने काम में लग जाएंगे ये लोग। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, इनका 7वां बजट इस बार, 7वां जो है ना लगातार बजट है, 23 जुलाई को पेश होगा। ये सब फैक्ट इसलिए याद करेंगे, वन डे एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। और ये 7वां बजट है, ये पूर्ण बजट होता है, पूर्ण बजट होगा इस बार। और इस बार जो है ना फिजिकल जो डेफिसिट है वो जो है लगभग 4.9 समथिंग रखने का लक्ष्य रखा गया है जीडीपी का। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए सरकार की इनकम है 100 रुपया और खर्च हो रहा है 125 रुपया, तो 25 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है ना,
तो पूरा करने के लिए या तो मार्केट से उधार लेगी या तो बाहर से उधार लेगी, कहीं से भी तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना। इसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। सरकार चाहती है कि जीडीपी का 4.9 के आसपास रहे इस बार का लक्ष्य। क्लियर है? चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। हाँ, हमारे संविधान जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसमें बजट शब्द नहीं है। बजट हम लोग बोलते हैं लेकिन बजट शब्द का चर्चा नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 112 याद रखिएगा। 112 में ना वार्षिक वित्तीय विवरण, देखिए कहीं मिनट, हाँ ये लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट को क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण जो शब्द है ना लिखा हुआ हमारे बजट में, हमारे संविधान में, इसको ध्यान रखेंगे आप। और इस बार का लक्ष्य कितना रहेगा जीडीपी का? 4.9 से 5। देखिए अभी जो है ना, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जो हत्या हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे मालवीय जो थे बीजेपी के जो है ये बीजेपी के ही नेता हैं ये, ठीक है। इन्होंने कमेंट किया है कि मतलब इन्होंने टिप्पणी किया है कि जो हत्या हुआ है ना वो उनकी नीतियों के कारण हुआ था, ठीक है। तो इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। तो इसलिए कांग्रेस ने यहाँ पे इन पर जो बोला है कि आप माफी मांगिए, इस तरह का शब्द का क्यों प्रयोग किए। तो कुल मिलाकर जब आर्टिकल मैंने पढ़ा, क्वेश्चन पूछता ये वाला, मेंस में पूछेगा आपसे या पीटी में पूछ देगा, एमएसएमई का डेफिनेशन क्या होता है या परिभाषा क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं, ये अर्थव्यवस्था को किस तरह से लाभ पहुंचाता है, क्रिटिसाइज कीजिए इसका। तो आपको यहाँ पे आलोचना भी करना है। एमएसएमई जो है ना, आपको पता ही है, नया डेफिनेशन आया है कि अगर आप 1 करोड़ तक का टर्नओवर है आपका, तो आपका लघु में आएगा, फिर मध्यम आएगा, फिर क्या आता है, बृहत आएगा, ठीक है, एमएसएमई। तो ये हो गया। साथ ही आपको ये बता दें एमएससी का इंपॉर्टेंस जो है ना, एमएससी में इंपॉर्टेंस अगर बात करें तो ये रोजगार में, ठीक है, लगभग 12 करोड़ लोगों को क्या करता है, रोजगार देता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। साथ ही आपको बता दें एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में अगर हम लोग बात करें तो 45% जो एक्सपोर्ट होता है ना हमारा, वो एमएसएमई सेक्टर से ही होता है। और अगर बात करें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर बात करें तो 30% का योगदान देता है। ये हम आंकड़ा खुद से नहीं बोल रहे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और ये हम अपना पीडीएफ को जो है सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। अब आते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हर एग्जाम में पूछ लिया गया है नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, पहला फैक्ट। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? चेयरपर्सन पीएम होते हैं, ठीक है। इसमें ना पदेन सदस्य भी होते हैं, तो 4 मंत्री होते हैं, जैसे कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, यहाँ पे देखिए फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, और कौन से हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो गए। और पदेन जो आपके मंत्री इस बार कृषि मंत्री भी हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, याद रखेंगे। जो परमानेंट मेंबर है ना, जैसे कि पूर्णकालिक जो सदस्य होते हैं, वीके श्रीवास्तव, सारवस्त, ठीक है। और कौन है? प्रोफेसर रमेश चंद्र, है ना, डॉक्टर वीके पॉल, डॉक्टर पॉल, ठीक है, और अरविंद बिरमानी, अरविंद बिरमानी। ये चारों फैक्ट याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अध्यक्ष कौन है? तो सुबन बेरी। अभी क्वेश्चन आया, एग्जाम हुआ था हाल ही में, क्वेश्चन पूछ दिया था उसमें कि उपाध्यक्ष कौन है? सुबन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते ही होते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे इसराइल पे, जो इसराइल ने जो गाजा पे हमला किया ना, इससे 60 लोगों का मौत हो गया। बस इतना याद रखिएगा, 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है ना, इसराइल से और फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ है, जो शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, ठीक है। 2 स्टेट सॉल्यूशन क्वेश्चन पूछा गया। ये बताते हैं आपको, यहाँ पे इसराइल है, ठीक है, इसराइल का मान ली मैप ऐसे बनता है, यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे आपका सीरिया है, ठीक है, यहाँ पे जॉर्डन है, और यहाँ पे इजिप्ट है। तो चारों कंट्री जो यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको इसराइल से जो है ना, इसराइल से अगर हम बात करें तो लेबनान बाउंड्री शेयर करता है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे मैपिंग वाला। और कौन सा? इजिप्ट शेयर करता है, जॉर्डन करता है, और आपका सीरिया करता है। ये 4 कंट्री शेयर करता है। यहाँ पर है आपका गाजा पट्टी, इस एरिया में गाजा पट्टी है। मान लीजिए इसराइल का ये मैप है ना, तो गाजा पट्टी यहाँ पे, वेस्ट बैंक यहाँ पे, और दोनों न्यूज में रहता है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। एक शब्द है लिवेंट। लिवेंट जो है ना शब्द है, और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो लिवेंट जो शब्द है ना, ये आपका मध्य जो भूमध्य सागर वाला जो है ना, मेडिटेरियन जो सी है ना, उसका पूर्वी इलाका को लिवेंट जो है कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और देखिए अभी क्या हो रहा है, अमेरिका के जो स्पोक पर्सन है ना, उन्होंने भारत को बोला है कि आपका जो और रशिया का, ठीक है, मतलब इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है ना, वो काफ़ी पुराना रिश्ता है, मजबूत है। आप जो है ना रशिया को बोलिए, ठीक है, कि आप यूक्रेन पे हमला ना करें और यूक्रेन के बीच में जो शांति समझौता करें, ठीक है। भारत को ये बोल रहे हैं, क्योंकि भारत और रशिया का जो संबंध है ना काफ़ी अच्छा है। और 22वां अभी शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, भारत और रशिया के बीच में। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर गए थे 2 दिन के लिए मॉस्को में, है ना। और आपको पता है ब्रिक्स का जो समिट होगा ना, ब्रिक्स इस बार कहाँ होगा? रशिया में होगा, ये भी याद रखिएगा। और क्या फैक्ट है, ब्रिक्स में जो है ना 5 नए मेंबर जुड़ गए हैं। इथोपिया हो गया है, ईरान हो गया है,
यूएई हो गया है, सऊदी अरबिया हो गया है, एक और है मिस्र है, इजिप्ट। 5 जो है नए मेंबर जुड़े हैं इसमें, ठीक है। और क्या बात करें यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। ये है यूरोपीय जो संसद है ना, यूरोपीय यूनियन का जो संसद है, ठीक है, के अध्यक्ष है, क्या नाम है, रोबोटा मोत्सोला, रोबोटा मोत्सोला, ठीक है। तो ये हमारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप लोग लिंक जो है क्लिक कर लीजिएगा। ये देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ ना, भारी बारिश के कारण है ना 40 लोगों का मौत हो गया। अफगानिस्तान को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, कितने देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो क्या भारत के साथ करता है, बिल्कुल करता है, भारत के साथ करता है ये, ठीक है। 7 कंट्री के साथ करता है, भारत हो गया, पाकिस्तान के साथ करता है, चाइना के साथ करता है, और देखिए और उज्बेकिस्तान के साथ करता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ करता है, और तजाकिस्तान के साथ करता है, और ईरान के साथ करता है। ये याद रखिएगा, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा, क्यों, क्योंकि बीपीएससी क्या कर रहा है, मैंने इसका क्वेश्चन का ट्रेंड देखा हूँ, तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछ लेता है ना एग्जाम में, वो क्वेश्चन को 2-4 क्वेश्चन को उठा लेता है ये, ठीक है। तो ये सब आपको काम आएगा, और 7 कंट्री के साथ इसका बाउंड्री शेयर है अफगानिस्तान के साथ। फिर देखिए हमारे हैं फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर, ठीक है, जयशंकर, वो जो है मॉरिशस के, जो है मॉरिशस की यात्रा पे गए हैं वो। और देखिए मॉरिशस के साथ संबंध हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि चाइना जो है ना, चीन क्या कर रहा है, जो हमारा हिंद महासागर जो है ना, हिंद महासागर, वहाँ पे क्या कर रहा है, जो नौसेना है गतिविधियां बढ़ा रहा है। तो इससे हमारे जो जितने भी आइलैंड कंट्री है उनके साथ हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। तो भारत जो है इसी संदर्भ में हमारे मॉरिशस के जो लीडर हैं उनसे मुलाकात की है। क्लियर है, चलिए इसके बाद देखिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैंने प्रोजेक्ट मानस के बारे में बात किया था, प्रोजेक्ट मानस के बारे में बात किया था ना कल, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है, नारकोटिक्स से जुड़ा हुआ है। पूछेगा कि जो मानस जो है न्यूज में रह रहा था वो किससे जुड़ा हुआ है अभियान है, तो नारकोटिक्स, ठीक। एक अस्मिता भी प्रोजेक्ट है, अस्मिता, देखिए आर्टिकल में लिखा हुआ अस्मिता है ना। ये जो है ना हमारा जो 8 शेड्यूल है संविधान का ना, उसमें 22 भाषा है ना, 22 भारतीय भाषा है हमारे, उस भाषा में उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उसी भाषा में, ठीक है। तो हमारे यूजीसी है और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी दोनों ने मिलकर बोला है कि अब जो है हम लोग अपनी भारतीय भाषा जो 22 भाषा है उनमें क्या करेंगे, पुस्तकों को छापेंगे। तो 22,000 पुस्तक को छापा जाएगा ताकि हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषा का उपयोग किया जा सके, ठीक है। ये बहुत अच्छा पहल है और मुझे लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आएगा। प्रोजेक्ट अस्मिता क्या है, याद रखिएगा। फिर देखिए अभी त्रिपुरा मणिपुर को लेकर जो है संकट, मतलब सम कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, जो मणिपुर में आप जो देख रहे हैं ना संकट, उसी प्रकार जो है संकट आपको जो है त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। तो त्रिपुरा से याद रखिएगा, त्रिपुरा जो है 2 राज्य के साथ सीमा साझा करता है, एक मिजोरम और दूसरा कौन है, असम, ठीक है। और एक देश के साथ सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश, ठीक है, याद रखिएगा बांग्लादेश, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने आपके साथ जिक्र किया। फिर देखिए अभी हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट जो सेक्टर है ना हमारा, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, डिफेंस जो सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, उसमें हम एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारा लक्ष्य है कि 50,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट, मतलब 50,000 करोड़ का जो डॉलर है उतना का हम एक्सपोर्ट कर सके। इसी दिशा में तो फिलीपींस के साथ हम लोग समझौता किया है ना, फिलीपींस क्या किया है, ब्रह्मोस मिसाइल का, ब्रह्मोस हम इनको क्या करके एक्सपोर्ट करेंगे, ये अच्छा कदम है। साथ ही आपको बता दें, अगर हमारा डिफेंस में एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा, डिफेंस में, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, उससे क्या फायदा होगा, तो हमारा जो इकोनॉमी है ना वो बूस्ट करेगा। साथ ही बता रहे जो हमारे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट किसमें, डिफेंस में, वो बढ़ेगा हमारा। साथ ही आपको ये बता दें जो आयात पर जो निर्भरता है हमारा, इंपोर्ट पे क्या है, जो डिपेंडेंसी है वो कम होगा, ठीक। साथ ही आपको ये बता दें घरेलू अगर रक्षा उत्पादन बढ़ेगा, डिफेंस जो है एक्सपोर्ट अगर प्रोडक्शन करेंगे ना तो रोजगार वगैरह बढ़ेगा। तो ये हमारे जो सकारात्मक कदम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 346 जो है वस्तुओं का लिस्ट बनाया गया है कि हम इतने प्रोडक्ट को जो है अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, खुद मैन्युफैक्चर करेंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा कदम है ये, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद देख लीजिए बिहार सरकार, ये क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी में इस बार, बीपीएससी जो में पूछ रहा है, बिहार सरकार ने क्या किया, एक जाति है तांती, तांती तंतुआ, ये पहले ईवीसी में आता था, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट में। तो इस जो जाति को उठा के, ठीक है, एससी जो शेड्यूल कास्ट होता है ना उसमें इसको शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिहार को इस तरह का पावर नहीं है, आप इस तरह का कृत्य नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 341 याद रखिएगा, ये जो है ना शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ है। डेफिनेशन के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, कौन कौन सा जो जाति है आपको शेड्यूल कास्ट में आएगा, यहाँ पे चर्चा में लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, देखिए हाँ, लोकतंत्र स्वयं को अनुशासन में रखने की कला है। देखिए जहाँ पे लोकतंत्र होगा ना, डेमोक्रेसी होगा ना, तो एक डिसिप्लिन का अच्छा माध्यम होता है, जिससे दूसरों को उससे अनुशासन में ना रखना पड़े। क्लियर है, जहाँ जिस कंट्री में भी डेमोक्रेसी है वहाँ पर डिसिप्लिन देखिए, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, देख रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पर डिसिप्लिन रहता है, आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, दूसरे की बेहतरी के लिए काम करोगे। ये बात लिखे हैं जॉर्ज क्लेमेशन। अगर लोकतंत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है ना, चाहे पॉलिटी में हो, चाहे गुड गवर्नेंस में हो, तो आप यहाँ पे कोटेशन देख के अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, तो ये हमारा पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम पे चला जाएगा। जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो जाएंगे। धन्यवाद। और हाँ, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग फीडबैक दे रहे हैं ना, तो उससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, और अगला दिन मुझे और बेहतर करने का आप ही लोगों के माध्यम से हमें क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।